स्वागत भूपेश जी आपका। जी नमस्कार। तो कहां से शुरू करें, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से? मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं तो छत्तीस सवाल ही नहीं उठता कि छत्तीसगढ़ से बाहर की पहली बात शुरुआत करें। वैसे तो आप पूरे देश के बारे में पूछ सकते हैं और जहां भी सवाल पूछना चाहें। तो छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर आप देश के पास जा रहे हो, खासकर इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से अलग है। देखिए, गुजरात मॉडल क्या है मैं नहीं समझता कि कोई जान पाया है। 7 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही थी। लेकिन 7 साल बीत गया, किसी ने गुजरात मॉडल का स्वाद नहीं चखा साहब। वो क्या होता वो जान ही नहीं पाए। और इसलिए अब गुजरात मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते। अब तो देश में फैला दिया, वो तो सब जगह है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है, यही मॉडल वो बताया जाता है। लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, महिलाएं के एनीमिक ज़्यादा हो रही हैं। आपके मॉडल में अलग क्या है? देखिए, हमारे मॉडल में यह है कि हम सबसे पहली बात यह है कि लोगों के आय कैसे, उसमें वृद्धि कैसे हो। और छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले किसानों के ऋण माफी से किया। तब सवाल पूछा गया कि केवल ऋण माफी करने से किसानों का उत्थान कैसे हो सकता है। मैंने कहा वो जो मानसिक रूप से जो दबाव है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उससे उभरने का एक रास्ता है ऋण माफी। दूसरा, हमने उसमें कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदें, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है। तो हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया। उससे हुआ क्या कि लोगों के आय में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति बढ़ गई। और ये पिछले 3 साल में आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल में करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर करें, चाहे वो सराफा बाजार की बात करें, किसी भी सेक्टर में आप जाकर देखेंगे उसमें ग्रोथ है। पूरे देश में मंदी का असर रहा है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और उसके बाद लॉकडाउन, जो अभी कोरोना काल आया, उसमें देश के मंदी के चपेट में रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा। और केवल हम धान ही नहीं खरीदे साहब, अभी लगभग 22 लाख किसान रजिस्ट्रेशन किए हैं। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और लगभग 23,000 करोड़ किसानों के खाते में गए। और इनपुट सब्सिडी है वो 7,000 करोड़ हमने दिया। तो लगातार आय में वृद्धि किसानों की हुई। दूसरा हमने किया है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। तो पूरे देश के जो जितने लघु अनुपज खरीदे गए, उसके 74% अकेले छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने वन विभाग को 11 पुरस्कार दिए साहब। वन मंत्री जी खुद गए थे हमारे छत्तीसगढ़, वहां पुरस्कार दिए। पूरा 11 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को, 74%। और उसका कारण ये है कि हमने 7 जो लघु अनुपज पहले खरीदे जाते थे, हमने उसमें उसको बढ़ाया, 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासियों के मुख्य आय के स्रोत होते हैं, जिसे बीड़ी बनती है, उसे 2,500 था, उसको हमने बढ़ा के 4,000 प्रति मानक बोरा किया। दूसरा, जितने लघु अनुपज है, जैसे महुआ है, महुआ 17 रुपये कीमत थी, भारत सरकार ने तय किया था, हमने 30 रुपये में खरीदा, उसको बढ़ा दिया। बाद में भारत सरकार ने भी 30 रुपये किया। लेकिन हमने उसकी खरीदी की व्यवस्था की, और न केवल खरीदी की व्यवस्था की बल्कि उसके वैल्यू एडिशन भी किया। मान लो इमली संग्रह करते थे और उसके बाद बेच देते थे, अब इमली से हम उसके सॉस भी बना रहे हैं, कैंडी भी बना रहे हैं, महुआ के लड्डू भी बना रहे हैं, एनर्जी बार भी बना रहे हैं, उसके ड्रिंक भी बना रहे हैं। तो सब चीज़ों का हम लोगों को वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की है इन 3 सालों में। तो इसके कारण से आदिवासियों के आय में वृद्धि भी, क्रय शक्ति बढ़ी है। अब नहीं, जैसे आप धान खरीद की बात कर रहे हैं, तो धान खरीद में अभी जो 1 तारीख से शुरू होनी थी, कल से ही, उसमें ये हुआ कि बारदाने की कमी पड़ गई जी। रमन सिंह जी ने कहा कि हमारे टाइम में तो कभी कमी नहीं पड़ती थी। आप ये कैसी व्यवस्था है कि आपके बारदाने की कमी पड़ गई? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो अधिकांश समय दिल्ली में यूपीए की सरकार रही साहब, और यूपीए की सरकार में जो जूट कमिश्नर है वो बराबर बारदाना उपलब्ध कराते रहे। इस कारण से कोई दिक्कत हुई नहीं।
आप कह रहे हैं कि आपके लिए खासतौर पर रोका गया? हमको तो जगह जगह रोकने की कोशिश हो रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं बारदाना की बात करूंगा। जब हमने 25 रुपये में धान खरीदा तो हमें भारत सरकार से फरमान आया कि आप 1 रुपया भी समर्थन मूल्य से अधिक देंगे तो आपके चावल को एफसीआई में जमा नहीं करेंगे, नंबर 1। तो हमने कहा कि भाई ठीक है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर देते हैं। वो बोले कि आप केवल धान में दे रहे हैं। हमने कहा धान ही नहीं दे रहे हैं, हम मक्का भी दे रहे हैं, हम गन्ना में भी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कीमत हमारे यहां। तो बोले जितने बरसात में जितनी फसलें होती है उसको दीजिएगा। हमने इस साल जितने भी बरसात में खरीफ में जो जितने भी हमारे फसल हैं उसमें हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं 9,000 रुपये प्रति एकड़। मैं समझता हूं देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद अब क्या हुआ कि आपके चावल तो खरीदेंगे साहब, लेकिन उसना चावल नहीं खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी के धान ही ज्यादा उत्पादन होते हैं। आप कह रहे हैं ये जानबूझ के आपको टारगेट, छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है? सवाल ही नहीं उठता साहब। फिर अब बारदाने की बात आई है। बारदाना भारत सरकार के जो जूट कमिश्नर है वो हर राज्य को देता है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ को। हमारे यहां बारदाना कमी क्यों हो रही साहब? जब उनको पहले से ऑर्डर दे दिया, हमको 5 लाख गठान की जरूरत है। इस साल तो करीब 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें बारदाने की कमी हमको दीजिए, और हर साल देते रहे। फिर अब देना बंद क्यों? पिछले साल तो समझ आता था कि लॉकडाउन के कारण से जितने भी जूट मिल है, और जूट मिल मैक्सिमम जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद थी तो कम पड़ा। तो समझ आता है इस साल तो वो बात नहीं है। फिर हमको बारदाना क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बारदाना उपलब्ध नहीं। आप कह रहे हैं ये सब कुछ राजनीति है? बिल्कुल राजनीति साहब, इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं। क्योंकि आप कांग्रेस के हैं इसलिए? बिल्कुल वही सही बात है। उसका एक उदाहरण और मैं देता हूं। आज से 2.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, खाद्य मंत्री को भी लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को भी लिखा कि हमारे यहां सरप्लस पेडी है, और सरप्लस पेडी है तो जितना आप एफसीआई में जमा करते हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पूल और सेंट्रल पूल में जितने चावल की जरूरत पड़ती है, उसके अतिरिक्त भी हमारे पास धान है। तो अतिरिक्त धान के हमको एथेनॉल बनाने के, मतलब फ्यूल बनाने की हमको अनुमति दे दीजिए। लेकिन 2.25 साल हो गया, आज तक के भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। हम उसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको केवल चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो उससे फायदा ये होगा कि यदि एथेनॉल बना लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि किसानों को दाम मिलेगा, नई फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी ये सब सारी चीजें आपकी स्कीम्स रोकी जा रही हैं? बिल्कुल रोके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप भी तो रोक रहे हैं ना उनकी स्कीम्स, पीएम आवास योजना है जैसे। उसके लिए ये है कि सेंट्रल जो एक्साइज का जो पैसा है हमको दे नहीं साहब। 20,000 करोड़ रुपए हमारा रोका हुआ है आज तक के। और एक्साइज का पैसा जब मिलेगा तब आप आवास योजना लगाएंगे? भाई मेरे पास जो योजनाएं हैं यदि दे दें, बिल्कुल, हम बंद नहीं किए हैं, लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति देखिए। एक तरफ आप हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, दूसरे तरफ एफसीआई में आप शर्त पे शर्त लाद रहे हैं, तीसरी बात यह है कि हमारे एक्साइज के पैसा नहीं दे रहे हैं, चौथी बात यह है कि भारत सरकार ने 2014 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जितने भी कोयला खदान है उसे निरस्त किया गया, और उस समय जो प्राइवेट जितने भी कोयला खदान चला रहे थे उसे पेनाल्टी लिया गया, और पेनाल्टी के जो पैसा है वो राज्यों का ही होता है। 4,140 करोड़ रुपया आज तक के भारत सरकार रोक रखी है। जो कोयला मंत्री है उसे बात करें वो सहमत है, लेकिन दे नहीं रहे। सेंट्रल पूल में पड़ा हुआ है हमारे 4,41 करोड़, और प्रधानमंत्री भी हमने रिक्वेस्ट किया था वो पैसा हमको दे दीजिए। वो पैसा दे देते हम बिल्कुल आवाज कल शुरू कर दें, क्योंकि मैचिंग ग्रांट है। तो आप कह रहे हैं ईगो की लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए, हम तुरंत शुरू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? 3 साल होने को जा रहे हैं आपको जी मुख्यमंत्री काल को। अब छत्तीसगढ़ के अखबार पढ़ो तो कहा जाता है कि ये 6 महीने एक्स्ट्रा हो गया, आपकी तो 2.5 साल की डील थी कि 2.5 साल रहेगा। वो तो 6 महीने बीत गया साहब, अब 3 साल पूरा हो गया दिसंबर में, अब कहाँ वो बात रह गई। वो पर डील थी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सवाल इस बात का, हाई कमान जिस दिन बोले, जिस क्षण बोले उस समय इस्तीफा साहब।
हाईकमान ने हमको जिम्मेदारी दी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, और जिस दिन हाईकमान बोले उस दिन दूसरे को मौका मिल जाएगा। नहीं तो वो आप कभी आपके समर्थक आते दिखते हैं दिल्ली, फिर कभी सिंहदेव साहब आते दिखते हैं दिल्ली। ये सब क्या है कि मीडिया के साथी लोग हैं ना, हाँ। वो खबरें बनाते रहते हैं, तो जो लोग सुनते हैं वो तो दौड़े चले आए क्या हो रहा है देखने। जो जिसको भी राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति बिल्कुल क्या है शक्ति प्रदर्शन, हाईकमान के सामने कोई शक्ति प्रदर्शन करेगा? जिस हाईकमान ने हमको यहां तक पहुंचाया उसके सामने हम ताकत दिखाएं। मतलब जो ताकत है वो कांग्रेस की ताकत है। आपको कोई दिक्कत नहीं है सिंहदेव जी बन जाए सीएम? तो कि हाईकमान जिसको नियुक्त कर दे वो हमारा नेता। तो अभी मतलब हाईकमान की नजरों में आप ऊपर बने हुए हैं? अभी तक के तो हूं साहब। और इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है जी। तो अब हाईकमान मतलब प्रियंका जी माना जाए या राहुल जी माने जाए? जी, प्रियंका जी हाईकमान है या राहुल जी हाईकमान है? अभी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता तो वही हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो राहुल जी उसको उस स्थान को ग्रहण करें। हाँ। तो हमारे उस समय तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तब तो राहुल जी ही थे, हमारे अध्यक्ष थे। और अब आप प्रियंका जी के भी बड़े विश्वसनीय हैं। हमारे महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से? देखिए उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं साहब। अब कौन चेहरा होगा इसको तो ये हाईकमान का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन अभी तो हम प्रियंका जी के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी को आप चाहते हैं कि अध्यक्ष हो जाएं, अभी हाईकमान सोनिया जी हैं वो तय करेंगी, इसलिए तो कहते हैं एक ही परिवार में सब कुछ घूम रहा है। देखिए ये परिवार के प्रति कांग्रेस जनों में और हिंदुस्तान की जनता में बड़ा विश्वास है। जो त्याग जो बलिदान इस परिवार ने दिया ऐसा दूसरा परिवार आपको देखने में नहीं मिलेगा। और हम अपना नेता किसे चुने ये दूसरा तय थोड़ी करेगा, हम कांग्रेस जन तय करेंगे हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। नहीं पर विश्लेषण यह है कि भाई जनता इसलिए आपको नहीं नेता मानती, आपकी पार्टी को नेतृत्व नहीं देती क्योंकि आप अपना नेता सिर्फ एक परिवार में। एक चीज बताइए, क्या जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हिंदुस्तान की जनता ने तय किया? पर उनके अध्यक्ष बनने से हिंदुस्तान की जनता को कोई दिक्कत नहीं दिखती ना, वोट तो उनको लगातार मिलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आए तो पूछे कौन सा नड्डा। नहीं, पर उनकी पार्टी में जो भी हो रहा हो उनकी पार्टी को समर्थन तो मिल ही रहा है। आपको छत्तीसगढ़ में जरूर मिला लेकिन बाकी जगह नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला साहब? सब जगह मिला। अब गुजरात चुराक ले जाए, मध्य प्रदेश चुराक ले जाए, नॉर्थ ईस्ट में चुराक ले जाए। अरे समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था साहब, कांग्रेस को मिला था। आप अपनी गठरी करके ले जाए उसके बाद बोले कि हमारी बहुमत है, ये तो बात नहीं हुई साहब। पर गठरी तो आपको संभालनी ना, कोई चोरी कर लेगा तो गठरी तो आप ही संभालिए ना। अब जब हवलदार ही चोरी करना शुरू कर दे साहब तो उसके बाद क्या अच्छा, अभी तो बीजेपी से बड़ी चुनौती आपके लिए ममता जी बनती जा रही हैं। वो कह रही कोई यूपीए नहीं, कुछ नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई, अब तृणमूल कांग्रेस ही है। तो अभी ममता जी के कदमों के लोग सब निगाह रखे हुए हैं कि उसके कदम किस प्रकार पड़ रहे हैं। वो अभी शरद पवार जी से मिले, उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, इसके पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात किए। शरद पवार जी से मुलाकात की वो तो पेपर में देखने को मिला, मीडिया में पता चला कि शरद पवार जी से मिले, उसके बाद ये बयान आया कि यूपीए जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिले उसके बाद कोई बात नहीं आई साहब। तो देश तो जानना चाहता है ना क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई। वो सोनिया जी से भी मिली थी, देश ये भी जानना चाहता तब क्या नहीं, बात अभी करेंट अफेयर में तो सोनिया जी से नहीं मिले। उससे पहले जब सोनिया जी से मिली, राहुल जी भी आए थे उस मुलाकात में, उसमें क्या बात हुई कि ऐसा हो गया कि उसके बाद आप कह रहे हैं दूसरे जोड़ी करके सरकार बना रहे हैं, ये तो आपके साथ ही आपके विधायक लेके चले जा रहे हैं। देखिए ममता जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उस समय मुलाकात हुई तो वो तो कड़सी मुलाकात थी, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री से मिले तो क्या बात हुई है ये बात तो सामने आना चाहिए। उसके बाद वो निकल गए और यूपीए जैसी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उसके पहले नहीं बोली वो। तो आप कह रहे हैं विपक्ष को एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब आप तो जिस तरह बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। लेकिन सबके सहमति से सबको साथ में लेके चलने वाली बात है। आप तो पहले ही बोल दिए कि यूपीए जैसी कोई बात नहीं है। आपने सिरे से जो यूपीए 10 साल तक के सरकार में थी, जो यूपीए अभी तक के चुनाव भी लड़ रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, लोकसभा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं साथ,
और उसको आप सिरे से नकार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ऐसी क्या बात होगी जिसको आप नकार रहे हैं? उनको लग गया कि वो नेतृत्व कर ये सकती सवाल पूछा जाना चाहिए, देश जानना चाहेगा। विपक्ष का नेतृत्व उनको लगा वो कर सकती हैं, कांग्रेस क्यों करे जब कांग्रेस के भी 40-50 जिसको सब माने भाई, जिसको सब माने उसी का तो नेतृत्व होगा। आपकी नजर में कांग्रेस को ही नेतृत्व करना है विपक्ष का? या जो सबसे बड़ा दल है वही तो नेतृत्व करेगा। वही सबसे बड़ा दल बनने की वो भी कोशिश कर रही है। कौन सा? टीएमसी। आप कोशिश करें, सब अच्छी बात है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, आप करिए। स्वीकार्यता कितनी है? आपको ममता जी का नेतृत्व स्वीकार है? अगर विपक्ष का नेतृत्व? मेरे नेता सोनिया जी हैं, मुझे उनका नेतृत्व स्वीकार है। वो यूपीए का अध्यक्ष वही है। और यूपीए अभी भी है? यूपीए है, उसको कौन इनकार कर सकता है? कि ममता जी नकार दी मतलब खत्म हो गया, ऐसा है? ये आपकी पार्टी में जो होता है कि आपस में खुल के लड़ते हैं, प्रेस में आके बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पार्टियां अलग बना लेते हैं, फिर बीजेपी के साथ भी पार्टी बनाने की बात करते हैं। देखिए, हमारे पार्टी में तो कम से कम खुलापन है, भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल खुलापन नहीं। आप बोल नहीं सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते। और तो अब तो देश के सामने, वो पार्टी के अंदर सवाल पूछना मना था, अब तो देश में भी कोई सवाल उठाए तो उसके बोलती बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसके खिलाफ एजेंसियां नहीं लगी है, जिसमें पीके नाम भी आता है। बचत शरद पवार जी एंटी गए तो देखिए उनके सहयोगियों के साथ कैसे, महाराष्ट्र में तो पूरे आईटी, ईडी और वो जो नारकोटिक्स वाले हैं, 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम कहीं गांजा मिल जाए तो उसके पीछे पीछे कैसे पड़े रहते हैं। जबकि उड़ीसा से हमारे यहाँ क्विंटल में आता है भाई, ट्रकों में आता है, मेटाडोर में भर भर के आता है। लेकिन वहां वो नहीं जाते साहब, सेंट्रल जो ब्यूरो है, गांजा की तस्करी जो हो रहा है पूरा सब जगह जा रहे हैं, हमारे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने पत्र भी लिखा। तो ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो तो महाराष्ट्र में ऐसे बिल्कुल गली मोहल्ले में घूम रहे हैं साहब, छत्तीसगढ़ में भी घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन आप यूपी में नहीं घूमते, मध्य प्रदेश में नहीं घूमते। वो राजस्थान जाएंगे, वो पंजाब जाएंगे, आंदोलन कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। पीके का नाम लिया आपने? हाँ, उसके खिलाफ कभी कोई जांच नहीं हुई, तब मैं पूछा कि तो ऐसा क्या कारण है। हमने तो सुना था आप ही की पार्टी में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। सुनने में तो कुछ भी आ जाएगा साहब, लेकिन आए क्या? मिलने भी गए थे, मुलाकात तो हुई थी। मिलने के लिए सभी मिलते हैं। मान लो ममता जी ने शरद पवार से मुलाकात कर ली तो क्या शरद पवार जी उनके साथ चले गए क्या? तो क्यों नहीं आ पाए पीके? सवाल इस बात का है कि ये थोड़ा सा भी कोई बयान कर दे या भारत सरकार के खिलाफ बोल दे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में बात चल दे या उसके इच्छा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लग जाती है। मुझे आश्चर्य लगा कि प्रशांत किशोर जी के खिलाफ कभी कोई जांच क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो कारण क्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं? वो तो बीजेपी को हराने के लिए पूरा मोर्चा लगाए बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? पश्चिम बंगाल में तो जैसे ममता जी की देखिए, ममता जी प्रधानमंत्री से मिले, किसी को कोई जानकारी नहीं। प्रशांत किशोर जी लगातार ममता जी के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो समझने वाली बात है। कृषि कानूनों की बात करें अगर, जी हाँ, कृषि कानून वापस ले लिए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, आंदोलन अब भी जारी है। आप उसको सही मानेंगे? आप किसानों से अपील नहीं करेंगे कि अब तो रास्ते खाली कर दें? जो मांगा था वो मिल गया। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, शहीद हो गए किसान। उस समय तक आप उसके ठलुआ कर रहे थे, आतंकवादी कर रहे थे, खालिस्तानी कर रहे थे, चीन समर्थक कर रहे थे, पाकिस्तानी समर्थक कर रहे थे, पता नहीं किन किन आपने विशेषणों से आपने उनको विभूषित किया, और आज उनकी बात सही साबित हो गई। आप उसे आंदोलन जीवी कर रहे हैं, और जब लोकसभा में जब बात करने की बात होती है तो आप बात भी नहीं कर रहे, चर्चा भी नहीं करना चाहते। किसानों की जो मुख्य बात क्या है? किसानों की मुख्य मांग यही है कि उसके एमएसपी में खरीदी होनी चाहिए।
आप एमएसपी घोषित कर दिए, धान का भी, गेहूं का, मक्का का, तुअर का, सबका आपने घोषित कर दिया। आपकी जब यूपीए की सरकार थी तब भी आपने तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाया ना कि एमएसपी की गारंटी हो जाए। देखिए सवाल इस बात का है, आप जब एमएसपी जब लागू हुआ था ना, जब देश में 70 के दशक में, तब मार्केट में समर्थन मूल्य से ज्यादा में बिकता था। और ये एमएसपी इसलिए किया गया था कि किसानों को इसलिए उसका नुकसान ना हो। यदि उससे नीचे में कोई व्यापारी खरीदता है तो सरकार खरीद लेगी, और ये व्यवस्था चल रही थी। लेकिन किसानों ने जो मेहनत की और देश में अनाज का उत्पादन इतना बढ़ा कि आप 3 साल भी अकाल पड़ जाए ना हिंदुस्तान में, एक दाना भी उत्पादन ना हो तो पर भी आपके पास इतना अनाज पड़ा हुआ है कि आप हिंदुस्तान की जनता भूखी नहीं मरेगी। इतना उत्पादन किसानों ने कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि अब उत्पादन बढ़ गया तो व्यापारी उस दर में खरीद नहीं रहे साहब। अब उस स्थिति में आपको भारत सरकार को चाहिए कि एमएसपी में खरीदी करे। वो समय अलग था, उस समय डिमांड अधिक थी। आप तो पीएल 470 के तहत अमेरिका से अनाज लाए थे। आज वो परिस्थिति नहीं है, आप अनाज दूसरे देश भेज सकते हैं और भेज भी रहे हैं। लेकिन अब किसानों उत्पादन कर दिया तो वो अपने परिवार पालेंगे कैसे? आपने हाइब्रिड बीज ले आए, आप आधुनिक खेती कर रहे हैं, सारे संयंत्र ले आए हैं, तो खेती खर्चीला हो गया है। अब उसको उत्पादन लागत नहीं हो रहा है, तो एमएसपी आप नहीं देंगे तो वो किसान जिंदा कैसे रहेगा? और इसलिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो गारंटी की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गारंटी आपने भी नहीं दी। इससे ये तो आप ना 60-70 के दशक में मनमोहन सिंह की सरकार थी, बोनस दे रहे थे। नहीं, पर गारंटी तो कुछ नहीं था, कानून तो कुछ नहीं था ना। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना भाई, धीरे धीरे कृषि उत्पादन बढ़ा है, तो हर समय एक ही नजरिए से आप नहीं दे सकते। मनमोहन सिंह जी ने 2 बार आपको किसानों को धान में भी और गेहूं में भी बोनस दिया, बोनस दिया। 50 रुपये एक बार दिया, एक बार 20 रुपये दिया। लेकिन उस समय आप 20 रुपये बोलेंगे आप कुछ नहीं लगता, लेकिन उस समय आपके यूपीए की तो आप अपने एनडीए की सरकार थी, 450 रुपये क्विंटल था धान का। मनमोहन सिंह जी की सरकार है वो 950 किया और 1350 किया। तो कहां 450 से बढ़ा के यूपीए सरकार में 1300 तक पहुंचा दिए। तो वो यूपीए सरकार की देन थी लगातार, और उससे किसानों प्रोत्साहित हुए। जब समर्थन मूल्य बढ़ा तो उत्पादन, फिर जब किसानों के पास पैसा आएगा तो वो तो मान लो व्यापारी के पास पैसा आता तो एक दुकान हो गया तो दूसरा दुकान भी खोलना चाहेगा वो। तो उसी प्रकार से उत्पादन में भी किसानों ने ध्यान दिया, उत्पादन इतना बढ़ा कि अब सरकार के पास समस्या है कि एमएसपी में कैसे खरीदें। और इसीलिए एक रास्ता ये है कि अनाज से आप बायोफ्यूल बनाएं, और इसके लिए अनुमति हम 3 साल से मांग रहे हैं कि आप हमको धान से यदि आप इथेनॉल बनाने की परमिशन दे देते हैं तो किसानों को दाम भी मिल जाएगा, भारत सरकार को भी लोड नहीं पड़ेगा, राज्यों को भी लोड नहीं पड़ेगा। और दूसरा उससे बड़ी बात यह है कि आपकी विदेशी धन जो है, जो आप जो डीजल और पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, उसे आपको पैसा यही बात नितिन गडकरी जी करते हैं, तो आपने उनसे बात नहीं की कि दिलवाइए फिर परमिशन? गडकरी जी से मैं कई बार मिला हूं। उन्होंने क्या वो बोला? पैरा से बनाना चाहते हैं साहब, पैरा से, हस्क से, जो पराली है उसे बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, वो उसकी लिमिटेशन है। अनाज बहुत है। आज यूपी में चल रहे 1000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, आप बिहार चल रहे 1000 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है। जहां एमएसपी नहीं है वो किसान के हालत बहुत खराब है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 1940 रुपये हम खरीद रहे हैं। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी 9000 प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो हमारा तो 2500 से ऊपर पड़ रहा है। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये लोग बोले आय दुगुना करेंगे, कीमत है वो आधी हो गई है। 2000 रुपये क्विंटल यदि धान का है तो 1000 में किसान बेच रहा है, तो उसकी कीमत तो आधा, और कहते हैं कि आय दुगुनी करेंगे। कैसे हो जाएगा साहब? तो इतना आप अगर किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं जो आंदोलन करते, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, हमें उनके नेता जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के, वो कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से बिल किसी दल को भी नहीं कर रहे हैं। और हम लोग भी कहते हैं हम बाहर से समर्थन नहीं किए। और सबसे पहले राहुल जी हैं जो इन्होंने कहा कि ये काले कानून को वापस लेना चाहिए, और सबसे पहले ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी ने किया। और संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि राहुल गांधी की वजह से किसान बिल वापस नहीं हुए हैं, हमारी वजह से हुए हैं। वो तो देश की जनता के कारण से हुआ, बताया ना। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा हारे तो तुरंत 5 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुआ है। उनको समझ आ गया, यूपी में सर्वे करा देखे, किसान तो अब निपटा देंगे। और इस कारण पहले भी मांग कर रहे थे। अचानक प्रधानमंत्री जी इस समय रात को 8 बजे नहीं आए साहब, सुबह 9 बजे आए, और सुबह 9 बजे आए तो 3 कानून वापस लिए। कांग्रेस
अब भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है? क्योंकि ये सेक्युलर शब्द बहुत दिनों से सुना नहीं। क्या आपको डर लगता है सेक्युलर कहने से फिर आप ब्रांडेड हो जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी? देखिए, हमारी जो समाजवादी जो अवधारणा नेहरू जी के समय, गांधी जी के समय है, वो है और वो वही आगे चलेगा। आप सेक्युलर पार्टी हैं? बिल्कुल है साहब, उसमें क्या तकलीफ है। और आप भी जैसे ये राम वन गमन पथ और ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम गाय की सेवा करते हैं, लेकिन गाय के नाम से वोट नहीं मांगते साहब। और ये जितने भी गौशाला चला रहे हैं, गाय दुबली हो रही है और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शासन का जो पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, वो सब खा पी बराबर कर रहे हैं, वो मोटे हो रहे हैं और जो गाय है वो दुबली हो रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा। हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं साहब, और 54 लाख क्विंटल हमने गोबर 1 साल के अंदर खरीदा है, और 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है और उसे खेतों में छिड़कने भी काम किए हैं। तो अर्थ से हमने जोड़ा है। तो इसी कारण से हमारे गौ माता की सेवा भी हो रही है। आप कहेंगे वो धार्मिक है। मतलब आप चुनावी हिंदू नहीं है, जो बार बार कांग्रेस पे इल्जाम लगता है कि कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं। हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका हम निर्वहन करते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी भी सब भी। भारत की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। हर अलग अलग रीजन में आप जाकर देखेंगे तो अलग अलग संस्कृतियां मिलेगी, और उन संस्कृतियों से जुड़ के ये सब हिंदुस्तान बना है, वही सब एकजुट करके रखा है। आखिरी सवाल भूपेश जी, वो 2.5 साल वाला तो पीरियड निकल गया, आपने कहा आप क्यों पकड़े हुए हैं? हाँ। अब अगला जो होगा, ये चलिए यहाँ तो आपने 3 साल हो गया साहब, आप पकड़े छुए 2.5 साल। अब 3 साल यहाँ हो गया। इसके बाद अगला पड़ाव दिल्ली की राजनीति में है या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम ही रहेंगे? देखिए साहब, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, मेरे घर में पहले कोई विधायक नहीं था मेरे पहले। पार्टी ने मुझे विधानसभा की टिकट दिया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। पार्टी तय करेगी। मुझे तो, मैं काम करते रहा हूं, मुझे जिम्मेदारी मिलती रही है। आगे क्या होगा पार्टी हाईकमान जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़।